हेलो। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम दूसरी विधि से पढ़ाई करेंगे। इसमें इस वीडियो की लिमिट है केवल 10 मिनट तक ही वीडियो बनेगा, तो हम छोटे छोटे पार्ट में पढ़ाई करेंगे। आज हम समष्टि अर्थशास्त्र में मुद्रा बैंकिंग वाले पार्ट में केंद्रीय बैंक पढ़ेंगे। केंद्रीय बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 अप्रैल 1949 को हुआ था और इसके वर्तमान में गवर्नर श्री शक्तिकांत दास हैं। अब जो ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल बैंक है, अर्थात जो हमारे देश में केंद्रीय बैंक है और प्रत्येक देश में केंद्रीय बैंक होता है। जैसे हमारे देश के केंद्रीय बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। तो उसका उद्देश्य क्या होता है केंद्रीय बैंक का? केंद्रीय बैंक की स्थापना का उद्देश्य सबसे पहला है मेंटेन इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी, अर्थात मुद्रा की जो आंतरिक जो वैल्यू है, मूल्य है, उसको मेंटेन रखना, उसको व्यवस्थित रखना। अगर मुद्रा की मूल्य में कमी वृद्धि होगी तो उससे महंगाई बढ़ेगी या फिर अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी। इसलिए मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करना रिजर्व बैंक का उद्देश्य है। दूसरा है प्रिजर्व द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रूपी। वर्तमान में लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं, अर्थात उन अर्थव्यवस्थाओं का विदेशों से भी आयात निर्यात होता है। इसलिए अपने देश की मुद्रा के साथ साथ हमें अपने देश की मुद्रा को विदेशी मुद्रा के साथ भी उसकी वैल्यू को बनाए रखना होता है। तो यह उद्देश्य भी आरबीआई का होता है और जितने भी विदेशी लेन देन होंगे वह आरबीआई के माध्यम से होंगे और विदेशी मुद्रा को बदलने का कार्य भी आरबीआई करता है। तीसरा है इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी। यह जो मेंटेन इंटरनल वैल्यू करेंसी, इससे ही प्राइस को स्टेबिलिटी मिलती है, अर्थात बाजार में मूल्यों की स्थिरता। अगर मुद्रा की मात्रा स्थिर है उससे बाजार में मूल्य भी स्थिर रहेंगे, क्योंकि मुद्रा की मात्रा अधिक होगी तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। वैल्यू कम हो जाएगी तो लोग अपने कम मूल्य की वस्तुओं को भी अधिक मूल्य में खरीदने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए उसको इंश्योर करना है, स्टेबिलिटी बनाए रखनी है। अगला है प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्थात आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। यह तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है। वह केंद्रीय बैंक का भी इस प्रकार से उद्देश्य है कि वह देश में आर्थिक विकास को गति प्रदान करे और जितने भी वित्तीय संस्थाएं हैं, प्रमोट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय संस्थाओं को प्रोत्साहित करना, अर्थात उन नई वित्तीय संस्थाएं खोलना, लोगों के पहुंच तक सभी बैंकिंग सुविधाएं पहुंचे, इसको भी आरबीआई सुनिश्चित करता है। यह केंद्रीय बैंक के कार्य हैं, उद्देश्य हैं। अब केंद्रीय बैंक, किसी देश का केंद्रीय बैंक उस देश की सर्वोच्च वित्तीय संस्था होती है जो देश में मौद्रिक और बैंकिंग ढांचे के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करती है। उसको हम केंद्रीय बैंक कहते हैं, जो देश में मौद्रिक और बैंकिंग ढांचे को क्या करती है, उसको बनाए रखती है, उसको संचालित करती है, वह केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक, हमारे देश का केंद्रीय बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। अब हम आरबीआई के रूप में ही केंद्रीय बैंक के कार्य पढ़ेंगे, आरबीआई के रूप में। अब है पहला कार्य है नोट निर्गमन का एकाधिकार। केंद्रीय बैंक का जो पहला कार्य है वह है नोट निर्गमन का एकाधिकार, अर्थात हमारे देश में नोट निर्गमन का अधिकार केवल आरबीआई के पास ही है। और इसमें थोड़ा सा संशोधन होगा कि जो 1 रुपए के नोट और जो सिक्के हैं उनको वित्त मंत्रालय, भारत सरकार निर्गमित करती है, और जो 2 रुपए से ऊपर के जितने भी नोट होंगे, 2 रुपया और उसके ऊपर के नोट जितने भी होंगे, वह केंद्रीय बैंक आरबीआई निर्गमित करता है। और आरबीआई उनमें जो नोट निर्गमन करेगा 2 रुपए से ऊपर, उसमें आपने देखा होगा पीछे एक जगह लिखा होता है, मैं धारक को 2000 रुपया देने का, अदा करने का वचन देता हूं, और नीचे आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। इसका मतलब है कि वह प्रॉमिस कैसे कर रहा है, किस बेस पर कर रहा है। हम कहते हैं कि अगर हमारे देश में पैसा कम है तो बहुत अधिक मुद्रा आरबीआई छाप दे और लोगों को बांट दे, गरीबी कम हो जाएगी। एक विचार आपके मन में कभी आता होगा कि यदि पैसा कम है देश में तो आरबीआई बहुत सारे नोट छापे और लोगों में बांट दे।
जिससे गरीबी कम हो जाएगी। लेकिन आरबीआई को नोट छापने के लिए जितने रुपए के जो वैल्यू के नोट छापेगा आरबीआई, उतने वैल्यू के जो प्रॉमिस देना है उसके लिए अपने पास बैकअप भी होना चाहिए, सुरक्षा भी होनी चाहिए। जैसे हम एक बार कह सकते हैं, माना किसी व्यक्ति ने किसी को कुछ सहारा देना है, तो वह कहेगा चलो मैं आपको 1 लाख रुपए की सहायता मैं करूंगा। तो 1 लाख रुपए की सहायता करने का मतलब है कि उस व्यक्ति के पास 1 लाख रुपया होना भी चाहिए, तभी सहायता करेगा, तभी वह प्रॉमिस कर सकता है। उसी प्रकार से आरबीआई भी नोट खाली कागज में साइन करके नोट आपको दे देता है, लेकिन उन नोटों के पीछे आरबीआई के पास जो सोना है या विदेशी विनिमय का कोष है वह होता है, उसी बेस पर नोट छापते हैं। तो जिससे हमारे देश की मुद्रा की जो वैल्यू है विदेशों में बनी रहेगी। जैसे वेनेजुएला का उदाहरण दें, वहां 1 लाख रुपए तक के नोट भी छपते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां की सरकार ने, वहां के केंद्रीय बैंक ने बहुत अधिक नोट छाप दिए, तब उनकी वैल्यू खत्म हो गई है। और आरबीआई वर्तमान में 10,000 तक का नोट छाप सकती है। वर्तमान में तो सबसे बड़ा नोट 2000 का है, वैसे आरबीआई 10,000 तक का नोट भी छाप सकती है। और जो आपका वित्त मंत्रालय है, भारत सरकार, जो सिक्के और 1 रुपए का नोट छापते हैं, वह सिक्कों के मामले में 1000 रुपए तक के सिक्के भी ढलाई का कार्य कर सकता है। तो यह हो गया नोट निर्गमन का एकाधिकार। हमारे देश में या किसी भी देश के केंद्रीय बैंक के पास देश के लिए मुद्रा को निर्गमित करने का एकाधिकार होता है, किसी और के पास वो अधिकार नहीं होता है। दूसरा है सरकार का बैंकर, एजेंट और सलाहकार, वित्तीय सलाहकार। जिस प्रकार से हमारा बैंक व्यापारिक बैंक होता है, हमारे खाते होते हैं, हम ऋण लेते हैं, हम जमाएं करते हैं अपनी बचतों को, इसी प्रकार से केंद्रीय बैंक भी सरकार का बैंक होता है। और जो विदेशी विनिमय जितने भी होते हैं उनमें सरकार का एजेंट अर्थात सरकार के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है, और आवश्यकता पड़ने पर सरकार को वित्तीय परामर्श भी देता है। अगला है बैंकों का बैंक। केंद्रीय बैंक बैंकों का भी बैंक है, अर्थात जिस प्रकार से हमारा बैंक जो होता है व्यापारिक बैंक होता है, हमारे खाते व्यापारिक बैंकों में होते हैं, उसी प्रकार से सारे बैंकों का बैंक केंद्रीय बैंक होता है। जब भी उनको आवश्यकता पड़ती है ऋण लेते हैं, जब भी आवश्यकता उनके पैसा नहीं होता है तो वहां जमा करते हैं। और अगला है अंतिम ऋणदाता। भले हम सरकार के रूप में कहें या बैंकों के रूप में कहें, केंद्रीय बैंक देश में अंतिम ऋणदाता होता है। बैंकों का बैंक है, उन बैंक को भी ऋण देगा, और सरकार का बैंक है तो सरकार को भी ऋण अंतिम रूप से ऋण देने का कार्य केंद्रीय बैंक करता है। विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक, अर्थात जो विदेशी विनिमय हैं, विदेशी विनिमय को हम बाद में अच्छे समझेंगे और अगले चैप्टर में जब हमारा भुगतान संतुलन आएगा। अर्थात जब हम विदेशों से कोई चीज आयात करते हैं तो उसका हमें जो भुगतान करना होता है वह अपने रुपए में नहीं बल्कि डॉलर में करना होता है, विदेशी विनिमय में करना होता है। और उन विदेशी विनिमयों का जो रखवाला होता है, संरक्षक होता है, वह आरबीआई ही होता है। इसलिए आरबीआई को विदेशी विनिमय का संरक्षक भी कहते हैं। और अगला है समाशोधन गृह का कार्य। अब समाशोधन गृह क्या है? जैसे आपके पास एक बैंक एसबीआई में, माना एक आपके पास खाता है एसबीआई में, और आपको एसबीआई ने एटीएम भी दिया है और चेकबुक भी दी है। आप एसबीआई के एटीएम को लेकर के किसी भी बैंक के एटीएम में जाकर के अपना खाते से पैसा निकाल लेते हैं, तो उस या अपने चेक को किसी भी दूसरे व्यक्ति होते हैं वो किसी भी बैंक में जाकर के वहां जमा कर दे, उसे खाते में जमा पैसा हो जाता है। तो यह जो हमारा खाता है एसबीआई में और हम पैसे निकाल रहे हैं पीएनबी से, पंजाब नेशनल बैंक से, तो वो जो हिसाब लगता है उसी को समाशोधन गृह कहते हैं। उसमें बैंक क्या करते हैं कि आरबीआई उसमें हेड होता है और आरबीआई सारे बैंकों के लेन देन को एक साथ करके कम से कम नकदी में निपटा देता है। उसने उसको देना है, उसने उसको देना है, उसने उससे लेना है और लास्ट में कम से कम नकद में उसको निपटा देता है। उसको समाशोधन गृह का कार्य कहते हैं, अर्थात क्लियरिंग हाउस कहते हैं, क्लियर करना। और जिस शहर में या जिस जगह पर आरबीआई की शाखा नहीं होती है वहां पर एसबीआई ये कार्य करता है। अब अगला है शाख नियंत्रण। शाख नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और इसके लिए हमें एक नई स्लाइड बनानी होगी, नया हम उसमें पढ़ेंगे क्योंकि समय इसमें केवल 10 मिनट ही हमें मिल रहा है। शाख नियंत्रण का मतलब होता है, हमने पढ़ा था वहां शाख निर्माण कौन कर रहा था? व्यापारिक बैंक। शाख क्या है?
व्यापारिक बैंक के ऋण देने की क्षमता को साख कहेंगे। उस क्षमता में वृद्धि करने को हम कहेंगे साख में